हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस्ड लेवल की तैयारी करवाई जा रही है। पूरा 11th और 12th के मैथ्स को सिलेबस को कवर करते हुए हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कॉम्प्रहेंसिवली थरली एकदम हर चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हर कंसेप्ट को सीख रहे हैं, उसके इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस और प्रीवियस ईयर्स के जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस को करते हुए हर चैप्टर को अच्छे से बाइंड अप कर रहे हैं ताकि एक अच्छी तैयारी आपकी करवाई जा सके। सिंगेज जो मैथमेटिक्स का आपका पैकेज है, 5 किताबों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम इसी तरीके से इसे करेंगे और अच्छे से हर चीज़ को समझेंगे और सीखेंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपसे कोई चार्जेस नहीं मांगे जाते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते। हमारे यहाँ कोई ऐसा ट्रायल वर्जन और फिर पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं है। ये पूरा कोर्स, ये पूरा मॉड्यूल, ये पूरा पैकेज आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे नोट्स, ई बुक्स और पीडीएफ्स के लिए हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। आज के लेक्चर में देखते हैं चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं और उन्हें हम समझेंगे एक एक करके। हमारे पास वापस हमारी इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जो कि हैं आपके मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले आपको उसमें दिए गए एक पैसेज, एक कॉम्प्रहेंशन, कुछ डायरेक्शन, कुछ सेट ऑफ रूल्स से डील करना है। तो मैं पहले तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्कल मुझे कौन कौन से दिए गए हैं। तो सर सबसे पहले मुझे 2 सर्कल दिए जा रहे हैं, कौन कौन से। अगर आप इन सर्कल्स को गौर से देखें तो सर इस सर्कल के बारे में मेरा सीधा ओपिनियन बन जा रहा है, सेंटर्ड एट ओरिजिन, रेडियस 3, सेंटर्ड एट 3,4, रेडियस 4। तो सर चीज़ें ऐसे ही प्लॉट की जाए तो अच्छा है, और फिर हम चीज़ें विजुलाइज, इमेजिन या क्रिएट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आई नीड टू डील विद द वाई एक्सिस, है ना। तो ये रहा वाई एक्सिस, यहाँ कहीं आपके पास ये है वाई एक्सिस, है ना। इसी तरीके से सर आपको डील करनी होगी एक्स एक्सिस से। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाने वाला है एक्स एक्सिस। एंड आई बिलीव दिस फॉर्चुनेटली हैज़ गॉटन क्रिएटेड एज अ कंप्लीट प्रॉपर स्ट्रेट लाइन। अब सर आपके पास एक सर्कल है जिसके सेंटर है ओरिजिन पर। तो सर ये आपका एक सर्कल है, आप इस बात को मानते हो क्या? बिल्कुल मानते हैं सर। और हमारे पास एक और सर्कल है ना। ये सर्कल कौन सा है सर? ये सर्कल है आपका सेंटर्ड एट ओरिजिन 0,0। और दूसरा सर्कल जो आपको दे रखा है वो कौन सा है सर? जो दूसरा सर्कल आपको दे रखा है दैट इज C2, जो कि सेंटर्ड है 3,4 पर, और वो क्लियरली आपका 4 रेडियस कैरी किए हुए। अब आप बात समझना, मेरी बहुत बात ज़रूरी बात है जो समझना, ये 4 पर सेंटर्ड है। वाई एक्सिस इसका जो है सेंटर का वो है 4 और इसकी रेडियस भी है 4। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो सर? जब भी ऐसा होगा तो मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूँगा आपसे कि जैसे ये तो क्लियरली 0,0, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है आपकी 3, है ना। इसकी रेडियस है आपकी 3 यूनिट्स। आपके पास एक और सर्कल है सर, एक और सर्कल है जो कि 3,4 पर सेंटर्ड है। तो अगर ये 3 है, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर ये 3 है ना, तो इससे 4 यूनिट्स डिस्टेंस, तो 3, 4 यहाँ कहीं होगा और ये थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, है ना। तो मैं यहाँ कहीं से मानूंगा और ये इस तरीके से आपका बन रहा होगा। क्या आप मेरी इन सारी बातों से चीज़ें क्लियरली समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, ज़रूरी है क्या ये सर्कल इसको यहाँ टच करे? मेरा मानना है ये एक्स एक्सिस को तो टच करेगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ये एक्स एक्सिस को बेशक टच करेगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझो, ये एक्स एक्सिस को इसलिए टच करेगा क्योंकि पॉइंट समझो, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो है 3,4 सर्कल और इसकी रेडियस क्या है 4। तो अगर 3,4 तो 4 अगर इसकी रेडियस है तो ये क्लियरली एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो भी 4 यूनिट है और रेडियस भी 4 है। बड़ा बेसिक सा ऑब्जर्वेशन। अगर आपको मैं चीज़ें समझाना चाहूँ तो ये सर्कल है सेंटर्ड ओरिजिन 0,0 पर और इसकी रेडियस है 3 यूनिट्स, और ये सर्कल सेंटर्ड है आपका 3,4 पर। क्या इन सारी बातों से आपको कोई आपत्ति? अब मेरा आपसे कहना है कि सर अगर इन दोनों को मिलाने वाली, इन दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, इन दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, आई थिंक ये वो स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों कर रहे हो सर? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये बहुत काम आने वाली है हमारी ये वाली स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये हमारी वो स्ट्रेट लाइन रही। ये क्यों काम आने वाली है, बस इस बात को गौर से देखो, समझो बात को। अब हम बात करेंगे तीसरे सर्कल की। आपके C1 और C2 बन चुके हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, वो कह रहे हैं कि ये जो दोनों सर्कल से एक्स और वाई 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है सर, इन दोनों ने 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। अब एक तीसरा सर्कल है C3 जिसके ना तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है ना ही रेडियस, लेकिन वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है। कैसी सर? ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विद द सेंटर्स ऑफ C1 एंड C2। मैंने इसलिए इन दोनों के सेंटर्स को मिलाया क्योंकि आपका जो सर्कल 1 का जो सेंटर है और सर्कल 2 का जो सेंटर है उसी लाइन पर, उन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन पर ही आपके थर्ड सर्कल का भी सेंटर लाई करता है। ठीक है सर, और क्या?
और मेरा आपसे ये कहना है कि सर ये जो सर्कल है C1 C2 वो दोनों C3 के अंदर है, मतलब C3 एक बड़ा सर्कल होगा, C3 एक बड़ा सर्कल होगा जो इन दोनों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। और तीसरा क्लू क्या है सर? तीसरा क्लू ये है कि C3 C1 को और C2 भी C3 C1 और C2 को टच करता है n पर। अब आप एक बात बताओ सर, C3 एक सर्कल है जो इन दोनों के बाहर बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। और अगर इन दोनों के बाहर बना हुआ है तो कैन आई से सर कि वो सर्कल अगर इन दोनों को टच करता है तो वो इसी तरीके से टच कर सकता है। अब मैं इन दोनों को इस तरीके से टच करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आई होप आप समझ पा रहे हो हम इस तरीके से कर रहे होंगे, है ना। बस मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपर्ली बना दूँ तो ये सर सर्कल आपका इस तरीके से टच कर रहा होगा इन दोनों को। क्या इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति, कोई परेशानी? आई थिंक सर ये सर्कल आपके इस तरीके से टच हो रहे होंगे। अगर मैं इसे थोड़ा सा और इधर पुश करूँ तो, है ना, थोड़ा सा इसे पीछे या नीचे पुश करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छे से हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत ही प्रिसाइजली चीज़ें नहीं बना पाएंगे, बट मेरा यकीन है आप चीज़ें समझ अच्छे से पा रहे हो बिना ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए, है ना। मैं बस इस सर्कल को ड्रॉ कर लूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। आई थिंक अब आप मान पा रहे हो कि सर हाँ ये दोनों टच कर रहे हैं, है ना, इस बात को, क्योंकि ये बोर्ड मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहा है इन दोनों सर्कल्स को टच करवाने के लिए, तो मैं मान लेता हूँ ये वो सिनेरियो है। क्या यहाँ तक बात समझ आई? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये आपका सर्कल था C1 विच वॉज सेंटर्ड एट ओरिजिन, है ना, विच वॉज सेंटर्ड एट ओरिजिन। ये आपका सर्कल था सर दूसरा वाला कौन सा? C2 विच वॉज सेंटर्ड एट क्लियरली 3,4, दिस वॉज सेंटर्ड एट 3,4। सुनिएगा ध्यान से, है ना। और सर क्लियरली हम जान पा रहे हैं इन दोनों को टच करने वाला एक और सर्कल है जिसका सेंटर इसी लाइन पर लाई करता है। तो ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? जो कि ओरिजिन यानी 0,0 3,4 को मिलाने वाली लाइन है। कहना से वो इस बाहर वाले सर्कल C3 के लिए भी डायमीटर की तरह काम करेगी क्योंकि इसका सेंटर इस लाइन पर लाई करता है। आई होप मेरी आप बात समझ पा रहे हो। ये ऑफकोर्स आपका सर्कल 1 है और ये आपका सर्कल 2 है जिनके सेंटर्स को मैं C1 और C2 से नोट कर ले रहा हूँ, कोई आपत्ति तो नहीं। अब क्या सर, अब आप क्या, पहले तो ये सिनेरियो आपको समझ आ रहा है क्योंकि C3 ने C1 और C2 को अपने अंदर कंटेन किया हुआ था और क्लियरली हम समझ पा रहे थे सर, क्या हम ये समझ पा रहे थे कि C3 जो है वो इन दोनों के बाहर है और इन दोनों को इंटरनली टच कर पाएगा इसी तरीके से। अब अगर मैं थोड़ा C3 के बारे में जानना या समझना या देखना चाहूँ तो मेरा क्या ओपिनियन होगा, प्लीज़ इस बात को समझना। आप पहले तो मुझे बताओ, क्या हम ये देख पा रहे हैं कि सर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, इसे जहाँ वो टच कर रहा है वो कहाँ का टच कर रहा है वो भी देख लेते हैं। सर ये C3 C1 को तो M पर, है ना, तो सर C1 को M पर ये जो पॉइंट है ये M है और C2 को N पर, तो ये जो पॉइंट है ये N है। मैं बस आपसे ये कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं MN को डायमीटर कह रहा हूँ C2 C1 C3 तीनों का, तो अगर मैं मतलब ये वाला पार्ट C1 का है, ये डायमीटर C2 का है और ये पूरा MN जो है वो C3 का है। मेरा बस ये ओपिनियन है कि अगर मैं MN को फिगर आउट कर लूँ तो क्या मैं C3 की रेडियस और सेंटर तक पहुँच सकता हूँ? कोशिश की जा सकती है, काम की बात है सुनना स्टूडेंट्स। मैं C3 के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस फिगर आउट करना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, C1 जो सर्कल था उसकी रेडियस क्या थी? सर C1 जो सर्कल था उसकी रेडियस थी 3 और C2 की थी 4। तो कहना है से अगर M से C1 की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3 यूनिट्स। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। सर C1 से C2 की डिस्टेंस कितनी है? सर वो वही है जो 0,0 की 3,4 से होगी, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 4 5 का ट्रिपलेट। तो C1 से C2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सर वो हो जाएगी 5। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ, आपका M से C1 की डिस्टेंस कितनी है? सर वो है आपकी क्लियरली 3, क्योंकि वो उसकी रेडियस है। सर C1 से C2 की डिस्टेंस कितनी है? सर वो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया तो वो आ जाती है 5। और एक बात बताओ, अब C2 से N की डिस्टेंस बता सकते हो क्या? सर C2 से N की डिस्टेंस तो बड़ी आसान है, 4, क्योंकि ये इसकी रेडियस है ना, तो वो कितनी है? 4। C2 सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? C2N, जो कि कितनी है? 4। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं MC1 C1 C2 और C2N को ऐड कर लूँ तो ये कितना आ रहा है सर? 3 + 5 8, 8 + 4 12, है ना। तो मुझे जो MN की लेंथ मिल रही है, वो है 12, जो कि आपके सर्कल C3 का डायमीटर है। तो शैल आई से कि सर यहाँ से मैंने पता किया कि जो सर्कल C3 की रेडियस है ना, किसकी रेडियस भाई? आपके सर्कल C3 की, वो कितनी आ रही है सर? वो आ रही है 6। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हैं? जो कि हमें क्वेश्चन में किससे डिनोट की गई है? स्मॉल r से। अगर आप देख पाओ तो सर मैं स्मॉल r तो निकाल पाया। इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है? सर अब क्या करना चाह रहे हो आप? अब अगर मैं इसके सेंटर तक पहुँचना चाहूँ, इस सर्कल के सेंटर तक पहुँचना चाहूँ तो कैसे पहुँचूंगा? इस बात का जवाब दीजिए। सर बात आसान सी है। बात आसान सी क्यों है? इस बात को सुनना। आप मुझे ये बताओ, सोच कर बताओ, सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से देखना। 0,0 से 3,4 की डिस्टेंस कितनी है? अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये MN टोटल डिस्टेंस कितनी है? सर MN टोटल डिस्टेंस है 12।
अब सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा सा एक रफ आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है कितनी है 12, आप समझ रहे हो क्या? तो इसकी हाफ डिस्टेंस क्या होगी सर? वो होगी 6, ये भी आप समझ रहे हो क्या? तो शेलाई से यहाँ हाफ डिस्टेंस पर आपका कहीं ना कहीं सेंटर लाई करेगा। अब सुनना, 6 में से ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये जो डिस्टेंस है वो 3 है। तो शेलाई से ओरिजिन से ऊपर की तरफ कहीं, ओरिजिन से ऊपर की तरफ मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पर इस स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट होंगे वही इसके सेंटर होंगे। आई होप आप मेरा ऑब्जर्वेशन समझ पा रहे हो, जो आपको मैं दिखाना समझाना है कहना चाह रहा हूँ। तो बस आपसे मेरा ये कहना है कि जो सर्कल C3 का सेंटर होगा, जो सर्कल C3 का सेंटर होगा जिसे आप कह रहे हो H, K, उसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स जानना चाह रहा हूं तो मैं उसके लिए एक अच्छा ओपिनियन ये रखता हूं सर कि क्लियर सी बात है, बहुत एपरेंट है कि सर ये जो स्ट्रेट लाइन है कौन सी MN, जिसकी इक्वेशन क्या है C2 और C1 से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, तो उसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, गौर से देखिएगा 3, 4, 0, 0। सर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, देखो y - 0, मतलब आप देख के आपको बोल देना चाहिए बट फिर भी चलो, है ना, इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 4/3 टाइम्स x। सो y इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स x। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू 4/3, तो कहना है इसे 3y इज इक्वल टू 4x। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। चलो इसको ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स x। तो ये जो 4/3 है ये क्या है सर आपका, ये tan थीटा है, ये tan थीटा है कि नहीं? अब आप एक बात बताओ सर, आप यहाँ पर इस C1 से आप 3 यूनिट ऊपर जाना चाह रहे हो, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप C1 से 3 यूनिट ऊपर जाना चाह रहे हो। अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाऊँ ना तो मैं ऐसे कहूँगा, ध्यान से देखो भाई, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है सर, आपके पास एक बेसिकली राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से आपको 3 यूनिट्स डिस्टेंस ऊपर जाना है, यहाँ से आपको 3 यूनिट्स डिस्टेंस ऊपर जाना है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? अब आपको 3 यूनिट डिस्टेंस ऊपर जाते हुए ये करना है, प्लीज़ इस बात को सुनिएगा, इस लाइन की स्लोप यानी इस लाइन का पॉजिटिव एक्सिस का जो स्लोप है वो है आपका थीटा, है ना, और इस ट्रायंगल में मैं जानता हूँ कि जो मेरा tan थीटा आ रहा है वो कितना है 4/3। अब अगर मैं इस पॉइंट तक जाना चाह रहा हूँ तो मैं इस पॉइंट का कौन सा x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का मैं y कोऑर्डिनेट जानना चाह रहा हूँ। आई थिंक आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, हमारे पास 3 यूनिट डिस्टेंस है, मुझे उसके परपेंडिकुलर और बेस जाना है, बशर्ते मुझे थीटा दिया हुआ है। बहुत टफ टास्क तो नहीं है। क्यों नहीं है सर? बहुत आसान सी बात है। देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सोच के देखो, बहुत ध्यान से सुनना। tan थीटा कितना है सर? tan थीटा है 4/3। tan थीटा कितना होता है सर? tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, लेकिन ये डिस्टेंस है आपकी 3 यूनिट्स, ये डिस्टेंस आपकी 3 यूनिट्स है, और ये 4 और 3 आपके क्या है, रेशोज। ये 4/3 कितना है, रेशो। तो क्या मैं परपेंडिकुलर को थोड़ी देर के लिए लेट्स से 4 के, है ना, परपेंडिकुलर को मैं थोड़ी देर के लिए 4 के और बेस को क्या मैं 3 के मान सकता हूँ? आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे? अगर मैं सर 4 के और 3 के मान पा रहा हूँ तो ध्यान से सुनना इस काम की बात को। सर क्या मैं बड़ी आसान सी बात ये कह सकता हूँ कि सर इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5k। मतलब अगर मैं हाइपोटेन्यूस निकालूं तो 3k और 4k वाले राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस कितना होगा सर? वो होगा 5k। और हमें कितना दिया हाइपोटेन्यूस की लेंथ? 3, क्योंकि 3 यूनिट डिस्टेंस पर है ना वो पॉइंट, कौन सा? सर्कल C3 का सेंटर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो 5k किसके इक्वल है? 3k। अगर 5k 3k इक्वल है तो k कितना हो जाएगा सर? k हो जाएगा 3/5। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर k हो गया है 3/5, इफ k टर्न्स आउट टू बी 3/5, 4k की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 4k की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3 12/5, है ना। और सर 3k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई होप आप देख पा रहे हो, 3/5, है ना, तो ये हो जाएगा 9/5। तो दिस टर्न्स आउट टू बी 9/5। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो सर्कल 3 है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 9/5, 12/5 हो जाएंगे। तो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर 9/5, 12/5। ये किसकी वैल्यू है? वो h, k की। हमने ऐसे क्यों निकाला? मेरे ख्याल से आप अपने कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े गए रूल्स, यानी वो जो आपने पैरामेट्रिक फॉर्म में सीखा था एक फॉर्मूला, उससे भी निकाल सकते थे, पर वो फॉर्मूला बना ही यहीं से है। तो मैं बस आपको रिकॉल या रिकलेक्ट करवाना चाह रहा था कि चीज़ें ऐसी होती हैं। इन केस आप भूल जाओ चीज़ें तो आप अपनी ट्रेडिशनल अप्रोचेस हमेशा अपने पास रख सकते हो जिनसे आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। तो दिस इज हाउ यू गेट 9/5 एंड 12/5 विच आर दी सेंटर्स, है ना। तो सर हमने एक चीज़ तो फिगर आउट कर ली, आपका 9/5 और 12/5 और इसकी रेडियस, मतलब हमने सर्कल C3 क्रैक कर लिया। टेक्निकली वी क्रैक्ड द सर्कल C3 जिसके सेंटर है 9/5, 12/5 और उसकी रेडियस है कितनी, 6। दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव गॉटन सो फार। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है सर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब क्या करना चाह रहे हो? अब जब मुझे पता चल गया है C3, अब वो क्या कह रहा है सुना, यहाँ से
लेट द लाइन थ्रू एक्स एंड वाई, अब एक्स और वाई क्या थे सर आपके, एक्स और वाई अभी तो नहीं पता, इंटरसेक्ट C3 एट Z एंड W, है ना। अगर मैं x और y की बात करूं तो x और y ये रहे आपके, है ना, जो सर्कल्स x और y पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो आपके जो सर्कल्स हैं वो मान लो आपके x और y पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब सर लाइन जो आपकी x और y के थ्रू जा रही है उसको लेकर तो मेरा ओपिनियन बहुत सॉर्टेड है। मेरा ओपिनियन बहुत सॉर्टेड इसलिए है क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ आपको कहने या समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहूँगा सर आपसे कि आप देखो ज़रा ध्यान से, आप देखो ज़रा ध्यान से कि ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन एक्स वाई से जा रही है, ऑफ कोर्स आपका कौन सा पॉइंट है एक्स और ये आपका कौन सा पॉइंट है वाई, और ये एक्स वाई से जो लाइन जा रही है दिस इज नथिंग बट द कॉमन कॉर्ड। सो आई कुड हैव कॉल्ड दिस एक्स वाई एज ईदर द कॉमन कॉर्ड, बट मेरा यकीन है कई सारे स्टूडेंट्स ने इसे आइडेंटिफाई किया होगा। वी कैन कॉल इट अ कॉमन कॉर्ड, ईदर अ कॉमन कॉर्ड और व्हाट और रेडिकल एक्सिस। क्या ये सारी परिभाषाएं आप भूले तो नहीं है सर? इससे क्या करना चाह रहे हो? अगर ये कॉमन कॉर्ड या रेडिकल एक्सिस है तो क्या स्ट्रेट लाइन एक्स वाई की इक्वेशन लिखना आपके लिए बहुत टफ टास्क है? नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जो ये कॉमन कॉर्ड या रेडिकल एक्सिस है, जो स्ट्रेट लाइन एक्स वाई है, वो C1 और C2 का रेडिकल एक्सिस है। अगर वो C1 और C2 का रेडिकल एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूँ। देखो, आपके पास C1 है, आपके पास C2 भी है। C1 क्या है सर? 9 वाला, और ये 3, 4 और 16 वाला। मतलब C1 कितना है सर? C1 आपका है x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना। और C2 क्या है सर? C2 जो है आपका वो है x-3 प्लस y-4, है ना। -3 और 4 ही है ना, 3,4 बिल्कुल सही। तो मैं इसे लिखूंगा x² प्लस वाई स्क्वायर, है ना, -6x -8x। आप समझ पा रहे हो क्या मेरी बातों को? अब सुनिएगा ध्यान से। आपने सर यहाँ पर देखो x-3 और x-4 का स्क्वायर किया। अब सुनिएगा ध्यान से, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 से 16 कैंसिल, तो बचेगा क्या? +9। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 9। आई होप इस बात से आप सब सहमत हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा +9 इज इक्वल टू 0। सर ये क्यों निकाला? क्योंकि मैं कॉमन कॉर्ड तक पहुंचना चाह रहा हूँ। और कॉमन कॉर्ड क्या होती है सर? कॉमन कॉर्ड होती है आपकी दोनों सर्कल्स के, आप उनको क्या कर दो? सबट्रैक्ट। तो अगर आपने C1 में से C2 सबट्रैक्ट किया, इस सर्कल की इक्वेशन में से उसको सबट्रैक्ट किया, तो ये और ये पार्ट गए, है ना। अब वहाँ नेगेटिव होगा तो हो जाएगा 6x प्लस 8x। ये बात सबको समझ आ रही है? सर ध्यान से देखना, ये यहाँ पर आ रहा है -9, वो भी वहाँ -9, तो -9 कितना? -18 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है? ये आपकी रेडिकल एक्सिस या कॉमन कॉर्ड, यानी वो जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, कौन सी? एक्स वाई, उसकी इक्वेशन है। आप चाहें तो आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि सब में से मुझे 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? तो सर आप सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या लिखोगे? आप लिखोगे 3x प्लस 4y। आप लिखोगे 3x प्लस 4y -9 इज इक्वल टू 0। दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन कॉर्ड। कौन सी? वही आपकी जो दिख रही है। क्या इस बात से कोई डाउट? इतना पार्ट अच्छे से देखो, समझो और मुझे बताओ अगर यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत है तो। अब क्या थॉट आ रहा है सर आपका? अब क्या करना है? अब हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन पढ़ के समझने की कि हमसे क्या क्या चीज़ें निकालने को कही गई हैं। अभी तक कितनी चीज़ें मुझे दी गई थी, अगर आप देख पाओ तो अभी हमने क्वेश्चंस तो सॉल्व करना शुरू ही नहीं किया है। अभी तो हमने इसका सेंस, इसका मीनिंग निकाला है कि सर लेट द लाइन थ्रू एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट C3 एट Z एंड W। तो C3 को ये Z और W पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो मैं ये बात भी निकाल लेता हूँ कि C3 को उसने कहाँ का इंटरसेक्ट किया? C3 को उसने Z और W पर इंटरसेक्ट किया। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर नोन एज Z एंड W, है ना। अब क्या वो कहना चाह रहे हैं? लेट अ कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3। तो C1 और C3 की कॉमन टेंजेंट है C1 और C3 की। शैल आई से कि अगर मैं C1 और C3 की कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा हूँ तो सर ये C1 और ये C3, कैन आई से सर कि इनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो कुछ ऐसी जा रही होगी? दिस इज गोइंग टू बी दैट कॉमन टेंजेंट। यस और नो स्टूडेंट्स, गिव मी अ रिस्पॉन्स। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही? सो दिस इज दैट कॉमन टेंजेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे, बात करेंगे। क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं वो जो कॉमन टेंजेंट है वो इस पैराबोला के साथ कॉमन टेंजेंट है। अब पैराबोला भी हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट पैराबोला के साथ वो कॉमन टेंजेंट लेना चाह रहे हैं। तो मैं बस थोड़ी सी लिबर्टी लूंगा इस वाले जोन में, जहां पर मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए कि मैं पैराबोला की यहाँ पर एक टेंजेंट बना पाऊँ। मैं बनाऊंगा और मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि इसे कैसे करते हैं। बट इससे पहले वाला पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। पैराबोला के साथ वो जो कॉमन टेंजेंट है उसके अलावा जितना भी पार्ट है वो अब आप आसानी से इस पार्ट को देखकर जोन में आकर आराम से कर सकते हो। सर कैसे करना होगा? ये रहे आपके क्वेश्चंस। पहले तो उसने पूछा आपसे 2h प्लस k की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? कोशिश की जा सकती है। सर 2h प्लस k इसलिए निकाला जा सकता है क्योंकि मेरे पास है h कॉमा k। h कॉमा k क्या है सर? 9/15 और 12/5, है ना। 9/15 और 12/5 आपके h और k हैं।
आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 9/15 या 5, 9/5 आई बिलीव है ना, और 12/5 आपके क्या है, एच और के, आई थिंक 9/5 और 12/5 ही है जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बिल्कुल सही। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, 2h प्लस के, तो 2h प्लस के मतलब इसका डबल प्लस के, ये आपसे पूछा जा रहा है। और अगर आप 2h प्लस के के बारे में कोई टिप्पणी करें तो क्या आप मुझे बता रहे हो 2h प्लस के की वैल्यू कितनी आ रही है? सर देखो ध्यान से, 9 का डबल 18, 18 और 12 कितना, 20 और 10 30, और 30 को 5 से डिवाइड किया तो कितना, 6, तो 2h प्लस के कितना आता है, 6, और 2h प्लस के आता है 6, तो मैं 1 की मैपिंग कैसे कर दूंगा, p से, तो 1 के लिए तो रिजर्व्ड है कौन सर, 1 के लिए रिजर्व्ड है p। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। नाउ दे आर आस्किंग यू लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ XY, तो सर मुझे ZW और XY से बात करनी है, तो ZW और XY तक अगर पहुंचना है तो आई थिंक आप रियलाइज कर रहे हो, ये है आपका ZW और ये है आपका XY। अब ये कैसे सोचेंगे, ये सोचने का तरीका जो मेरे पास होगा वो ये कि सर ZW तक पहुंचने के लिए आप शायद C3 की हेल्प ले रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है, और XY तक पहुंचने के लिए शायद मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे एक कॉर्ड लग रही है C1 और C2 की। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? तो आपके सामने है डेटा, क्या क्या निकालना है आपको, ZW और XY। जरा मुझे जल्दी से निकाल के बताओ कि आप कैसे सोचोगे। आपको XY की इक्वेशन भी लिख कर दे दी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक कॉमन कॉर्ड है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ZW को सोचने का थॉट क्या होगा सर, ZW को निकालने के लिए तरीका क्या हो सकता है? हैज एनीवन एनी थॉट्स ऑन दैट? अच्छा चलो छोड़ो, आप तो ये बताओ कि अगर मैं सर्कल C3 का सेंटर निकाल लूँ और वहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो क्या मैं चीज़ें सोच सकता हूँ? देखो दोनों के लिए थॉट सेम है, सुनिएगा ध्यान से। सर्कल C3 का जो सेंटर है 9/5 अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 2 पॉइंट समथिंग है ना, और ये मान लो 1.1 है। मैं मान लेता हूँ अभी बस समझाने के लिए आपको कि जैसे मान लो, आप बस समझने की कोशिश करना, ये आपका ZW जिसको मैं अलग प्लॉट करता हूँ है ना, ये आपका ZW है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है ZW। सो यू हैव अ स्ट्रेट लाइन विच इज दिस ZW, सुनिएगा ध्यान से, और आपके पास सर्कल का सेंटर है विच इज C3। मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडन अप करके बना रहा हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें दिखा समझा और बता पाऊँ कि देखो चीज़ें आसान है। ये आपने C3 से क्या किया, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ZW पर, है ना। सो दिस वॉज योर लाइन ZW, है ना। दिस लेट्स से हैड अ मिड पॉइंट, जिसे हम मान लेते हैं कुछ भी, लेट मी कॉल इट Q, तो हमने नहीं लिया ना, लेट्स कॉल इट Q। C3 के कोऑर्डिनेट्स पता है सर क्या, 9/5, 12/5 है ना, तो ये है 9/5, 12/5। Do I have this straight line ZW का इक्वेशन? Yes, I do have. Why और how? Sir, ZW is nothing but आपकी straight line XY. Straight line XY की इक्वेशन तो हमने निकाली थी, ये आपकी straight line XY ही है, याद आ रहा है क्या? तो XY की इक्वेशन तो हम निकाल चुके हैं। तो ZW की इक्वेशन क्या थी सर, याद करिए। ZW की इक्वेशन थी जो कि XY की भी है, यही इक्वेशन किसकी है, यही इक्वेशन ZW की भी है, जो है 3x + 4y - 9। So this line is 3x + 4y -9 is equals to 0. Now what I'm trying to make you understand is, आप प्लीज इस बात को समझो कि सर अगर आप C3 के सेंटर से ZW के Z या W को मिलाओगे तो शैलाई से वो C3 की रेडियस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। तो C3 के सेंटर से मैंने इधर Z या W को मिलाया है ना, तो लेट्स से Z को मिलाया, तो शैलाई से ये जो है ये इसकी रेडियस है जो कि कितनी है, 6। तो सर आपके पास ये लेंथ पता है 6, ऑफ कोर्स ये कॉर्ड पर ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, इसकी इस स्ट्रेट लाइन से निकाली जा सकती है। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर पता है, तो आई थिंक मैं बेस पता कर लूंगा और इसका डबल कर दूंगा तो ZW आ जाएगा। डू यू ऑल गेट दैट? चलो सर सोचते हैं, देखो ये 6 है, अब 9/5, 12/5 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। सोचो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना सर। आई होप आपको फॉर्मूला पता है क्या सर, AX1, सो 9/5 × 3, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 times 9/5 plus 12/5 × 4, so this is going to be 4 times 12/5 है ना, -9। इस पे आप पॉइंट लगा लीजिए क्योंकि ये डिस्टेंस आप निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय √, वही बात वापस है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, जो कि क्लियरली कितना हो जाएगा, √ में 25 यानी 5। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आपत्ति किसी भी स्टूडेंट को है तो पूछे। सर अब क्या करना है आपको? मेरा कहना है सर एक छोटा सा काम कर लेते हैं, क्या इस -9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ मेरी सहूलियत के लिए, -9 × 5/5 है ना, तो -9 × 5 कितना, 45, तो ये हो जाएगा 45/5। ऐसा क्यों किया? आई होप आपको नजर आ रहा है ऐसा क्यों किया। तो ऐसा करने का रीजन आई होप आप देख पा रहे हो। अब क्या हो रहा है देखो, 9 × 3 27, 9 × 3 27 प्लस 12 × 4 कितना, 48, और ये कितना है सर, -45। आप समझ पा रहे हो, डिवाइडेड बाय 5 तो है ही, और ये 5 आकर इसे क्या बना देगा, 25।
अब सुनिएगा ध्यान से, अब काम की बात, बहुत काम की बात। ऑफकोर्स यहाँ मॉड लगाना मत भूलिएगा क्योंकि डिस्टेंस है। 48 माइनस 45 ये कितना आ रहा है? आई थिंक ये 3 आ रहा है क्या? बस एक बार क्रॉस चेक कर लो, 3 आ रहा है क्या? हाँ 3 ही आ रहा है ना। 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 30। तो 30/25 शैल आई से हो जाएगा 6/5। 30/25 इज गोइंग टू बी 6/5। सो ये जो डिस्टेंस है दिस टर्न्स आउट टू बी 6/5। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 6/5 और ये डिस्टेंस 6 है। तो क्या इस 6 को और 6/5 को यूज करके मैं ZQ निकाल सकता हूँ? अब जैसे ही आप ZQ निकाल लोगे मैं अगली हिंट आपको देने वाला हूँ। अगली हिंट क्या है सर? X से C3 को कनेक्ट किया, जब X से C3 को कनेक्ट किया तो वापस आपको एक ट्रायंगल मिला। कौन सा ट्रायंगल सर? C3 से आप X को कनेक्ट करो। जब आपने C3 से X को कनेक्ट किया तो ये कौन सा सर्कल है? अच्छा छोड़ो, C3 से मत करो, C3 से मत करो, आप C2 से कर लो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस केस में C3 से मत करो, उस केस में आप C2 से कर लो, है ना। इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि उस केस में हमारे पास रेडियस नहीं है, तो छोड़ो, अभी पहले इस वाले पार्ट को देखो। तो अगर ये आपको 6 और 6/5 मिल गया है तो क्या हम चीज़ें सोच सकते हैं? सर बहुत बड़ी बात नहीं है, Z की लेंथ निकाल लिया ना, तो 6 का स्क्वायर में से 6/5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो भाई मैं ZQ निकाल रहा हूँ, है ना। तो ZQ जब निकालेंगे तो ZQ क्यों निकालना है सर? ZW पूछा है ना, तो ZW क्या होगा? ZW होगा डबल ऑफ लेंथ ऑफ ZQ। ZQ क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस दिस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनसाइड एन अंडर रूट। तो अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज क्या? 6 का स्क्वायर कितना? 36 माइनस इसका स्क्वायर वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 36/25। एंड दिस इज गेटिंग अ लिटिल थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, आई टोटली एक्सेप्ट दैट। अब देखो हम क्या करेंगे, मेरा ये कहना है, देखो ये हो जाएगा 25 × 36, या छोड़ो आप 36 कॉमन ले लो, तो 36 बाहर आए तो कितना हो गया? 6। तो ये हो जाएगा कितना? 2 × 6। आप मेरी बात सुन रहे हो क्या? अब ये कितना है सर? ये है 1 - 1/25। तो 25 - 1/25 यानी 24/25। 24/25 को लेकर मेरा ये कहना है कि देखो 25 का 5 तो ये आ गया, अंडर रूट में कितना बचा? 24। 24 कितना होता है? 6 × 4। 6 × 4 मतलब क्या? 6 × 4 मतलब 2 बाहर ले आए तो 4 और अंदर क्या बचा? ये। तो दिस इज योर नथिंग बट व्हाट? ZW। और 6 × 4 कितना होता है? 24। सो दिस इज गोइंग टू बी 24/5 टाइम्स अंडर रूट 6, जो कि आपकी वैल्यू है ZW की। क्या ये सारी कहानी आप सभी को समझ आई? इसी तरीके से जैसे आपने ZW निकाला है, क्या उसी तरीके से XY सोचा जा सकता है? कहानी वही है, स्टूडेंट सोच के देखो। मेरा आपसे ये कहना है, आपके पास अगेन एक स्ट्रेट लाइन है XY, है ना। आपके पास अगेन क्या है? XY स्ट्रेट लाइन के साथ साथ आपके पास C1 को ले लो, क्योंकि ओरिजिन है 0,0 से हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सोच के देखना, मैं इस XY के नीचे, ये आपका पॉइंट क्या है? X, और ये ऑफकोर्स आपका पॉइंट है Y, और यहाँ कहीं है लेट्स से पॉइंट आपका क्या? C1। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सर C1 से लेट्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो C1 से जैसे ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या हो जाएगा भाई? सोच के बताओ। C1 से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सेम प्रोसेस वापस से अप्लाई करो और बताओ क्या हो जाएगा। C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? C1 आपका पहला वाला सर्कल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0। अब क्या सर? C1 की रेडियस कितनी थी? याद करो भाई, C1 की रेडियस की अगर मैं आपसे बात करूं तो C1 की रेडियस आपकी थी 3। तो आप अगर C1 से लेट्स से YX किसी भी एक को मिलाओगे तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर? वो डिस्टेंस आपकी क्लियरली 3 यूनिट्स है। अच्छा सर, मुझे एक बात बता सकते हो क्या? लेट्स से मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसका मिड पॉइंट लेट्स से मान लेता हूँ Q। तो CQ क्या आएगा सर? CQ आएगा जो आपका वो वही होगा, वही सेम बात वापस है। CQ यानी 0,0 से XY आपकी स्ट्रेट लाइन है जो कि यही है 3x + 4y - 9, है ना। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है? 3x + 4y - 9 = 0। अब आप बस इतना बता दो मुझे कि सर 0,0 से जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो लेंथ क्या होगी? तो CQ को लेकर आपका क्या ओपिनियन होगा? सर CQ होगा मॉड ऑफ, ध्यान से देखो, 0 0 - 9, तो न्यूमरेटर में -9 का मॉड, जिसे आप 9 लिख लेना बिना सोचे समझे। डिनोमिनेटर में 3 और 4 के स्क्वायर के अंडर रूट, सम का अंडर रूट, तो वो जाएगा 5। तो कितना आ जाता है सर? ये आता है 9/5। सो आपका CQ कितना आता है सर? ये आता है 9/5। CQ आता है 9/5 और ये है 3। तो क्या ऐसे YQ या XY निकाल सकता हूँ? सर जो XY आएगा आपका वो डबल होगा YQ का, और YQ क्या होगा? ये आई होप आप देख पा रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से आप इसके स्क्वायर को सबट्रैक्ट करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई? 9 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 81/25। डू यू ऑल एग्री विद दैट? कोई डाउट तो नहीं है सर? एक छोटा सा काम कर लो, आप यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हो। तो जैसे ही 9 कॉमन लिया तो क्या बन जा रहा है? देखो XY जो आ रहा है वो है 2 टाइम्स, यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन लिया तो बाहर कितना आएगा? 3। अब अंडर रूट में क्या बचेगा? वो देखो, अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस कितना? 9/25। अब प्लीज़ इस बात को ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 25 - 9।
25 माइनस 9 कितना होता है सर, वो हो जाता है 16, 16 बाई 25 यानी 4/5। सो दिस इज गोइंग टू बी 4/5। मैं से क्या लिखूंगा भाई, मैं से लिखूंगा 4/5, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4/5। अब अगर आप सिंप्लीफाई करें तो कुछ दिख रहा है क्या, देखो भाई ध्यान से, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, है ना। तो 24/5 आपका XY का वैल्यू आ रहा है। XY कितना आ रहा है सर, 24/5। सो ये आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं किस किस की, XY और ZW की। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, लेंथ ऑफ ZW अपॉन लेंथ ऑफ XY, तो ZW कितना है सर ये, और XY कितना है, वो भी इतना ही है, बस √6 का फर्क है। अगर आप ZW अपॉन XY करेंगे तो 24/5 से 24 कैंसिल, ZW न्यूमरेटर में है तो बचेगा कितना, √6, बचेगा कितना, √6। तो टेक्निकली आपका सेकंड का भी ऑप्शन क्यों है वो सामने ही रखा हुआ है। अब यह अकल मत लगाना कि सर इसका आंसर फिर यही होगा, है ना, जीवन इतना आसान भी नहीं है। तो सेकंड के लिए हम क्या मार्क करेंगे सर, सेकंड के लिए आप मार्क करोगे Q। डू यू ऑल एग्री विद दैट, हम चीज़ें कैसे सोच रहे हैं। अब सर एरिया ऑफ MZN और ZMW, है ना, एरिया ऑफ MZN और ZMW। अब MZN कौन सा है सर, ध्यान से देखो, हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो आपका MZN है ना, देखना ध्यान से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो MZ और N, ये आपका एक ट्रायंगल है, और एक क्या था ZMW। अच्छा एक बात तो आप समझ रहे हो ना कि सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन उनके रेडिकल एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है। ये बात तो मुझे कहने या बताने की जरूरत नहीं है, ये बात आई होप अंडरस्टूड है। तो अगर आपसे कोई पूछे ZMN ट्रायंगल का एरिया, इफ समबडी आस्क्स यू ZMN ट्रायंगल का एरिया, तो मैं क्या कहूँगा सर, ध्यान से देखना। अगर मुझसे कभी भी कोई पूछे ट्रायंगल कौन सा ZMN का एरिया, तो मैं कहूँगा सर वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है सर, बेस अगर ZMN में मानो तो क्या मैं MN मान सकता हूँ, बिल्कुल मान लो सर। तो बेस आपने क्या मान लिया, MN। बेस अगर आपने माना है MN, तो हाइट कितनी मानोगे सर, हाइट हो जाएगी आपकी Z, और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मान लेता हूँ, लेट्स से Q, है ना, मैं Q ही माना था, तो इसे क्या मान लेता हूँ मैं, ZQ। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ZQ। डू यू ऑल एग्री विद दैट, एनीवन हैविंग एनी क्वेरीज कंसर्न्स विद दैट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा सर ZMN का एरिया आया, ZMN के अलावा हम एक और एरिया में इंटरेस्टेड थे। ZMN के अलावा हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, ZMW में। अब ZMW क्या होगा सर, ध्यान से देखो, ZMN, है ना। अब ZMW देखो, ये आपका है ZM और W। सर ZMW में भी ये 90 डिग्री है, आई होप आपको दिख रहा है। तो सर इसमें क्या एरिया होगा, ZW अपॉन MQ। डू यू ऑल एग्री विद दैट, Z मतलब सॉरी अपॉन में नहीं, आई एम रियली सॉरी, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ZW इंटू MQ। डू यू ऑल एग्री विद दैट, सो ZW इंटू MQ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, किस ट्रायंगल का एरिया हम ढूंढ रहे हैं सर, ZMW का, है ना। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ZMW, हाफ, है ना। क्या लिया है हमने बेस लिया है ZW और MQ एस हाइट, तो ZW और क्या MQ। अब सर आपको इसका अपॉन दिस यही चाहिए, तो हम अगर दिस अपॉन दिस निकालना चाह रहे हैं तो दिस अपॉन दिस कर देंगे। कोई कन्फ्यूजन या डाउट तो नहीं भाई, आई होप ये बातें आप समझ पा रहे हो। अब क्या, अब मेरा ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा है सर, क्या कि अगर मैं पहले तो हाफ से हाफ कैंसिल कर दूँ, बिल्कुल कर दूँ। अब बच क्या रहा है वो देखो सर, MN यहाँ दिख रहा है ना, ये बाय द वे कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपका 2 नहीं है Z है ना। यहाँ MN दिख रहा है, देखो MN का रिलेशन कुछ है क्या, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना सर, आप बात समझो, आप बहुत बेसिक सी बात समझो। आप ये क्यों नहीं देख पा रहे हो कि ये जो Q पॉइंट है, ये जो Q पॉइंट है, ये जो Q पॉइंट है, ये क्लियरली बाइसेक्ट कर रहा होगा। मैं MN को लेके तो नहीं जानता, बट शेलाई से ये जो Q पॉइंट है ZW को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है। डू यू ऑल रियलाइज दैट, डू यू ऑल रियलाइज दैट। ये बात हम शुरुआत से करते हैं, Q पॉइंट जो है वो सर्कल के सेंटर से ड्रॉप किया गया है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो आपकी ZW कॉर्ड है, तो ZW अगर कॉर्ड है तो ये बाइसेक्ट हो रही है Q पर। ZW कॉर्ड है, बाइसेक्ट हो रही है Q पर। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ZW इज डबल ऑफ ZQ। क्या मेरी आप बात समझ पाए, हमारे पास ZQ भी है, ZW भी है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं ZW जो है दैट इज डबल ऑफ ZQ, है ना। तो ZW को मैं किससे रिप्लेस करूँगा, देखो हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ दिखेगा MN, यहाँ क्या दिखेगा ZQ, है ना, ये दिख रहा है ZQ अपॉन, नाउ दिस ZW आई एम रिप्लेसिंग, दिस ZW आई एम रिप्लेसिंग बाय 2 टाइम्स ZQ, और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख ही रहा है ऑलरेडी MQ। आई होप आप सब इस बात को लेकर मेरे साथ हैं। और सर अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो आप एक और पार्ट कैंसिल कर पा रहे हो, आपने हाफ से तो हाफ कैंसिल किया ही, आप ZQ से ZQ भी कैंसिल करो। सो दिस थिंग गेट्स बॉइल्ड डाउन एज हाफ, है ना,
एम एन अपॉन एम क्यू। नाउ कैन वी फिगर आउट एम एन एंड एम क्यू? सर कोशिश की जा सकती है। अब एम एन और एम क्यू है क्या, ज़रा देखो। एम एन और एम क्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो भाई, ये है एम एन। सर मुझे जितना याद आ रहा है मैंने एम एन निकाला था, मुझे जितना याद आ रहा है मैंने शायद एम एन निकाला था। आपको याद आ रहा है एम एन हमने निकाला था कितना, 12। तो एम एन को रिप्लेस करते हैं 12 से, तो एम एन तो मुझे मिल गया सर कितना, 12। लेकिन क्या कोई भी स्टूडेंट मेरी एम क्यू निकालने में हेल्प कर सकता है? एनी वन हैविंग एनी आइडियाज, एनी थॉट्स की एम क्यू क्या होगा? मेरा यकीन करिए बहुत टफ नहीं है। आप छोड़ो, आपको C1 क्यू पता है क्या? क्योंकि सर MC1 मुझे पता है, MC1 मुझे पता है। अगर C1 क्यू पता हो तो M क्यू पता करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल। तो C1 क्यू अभी निकाला था भाई, 0,0 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद करो। मैं फिर से दिखाता हूं आपको, 0,0 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी 9/5। आई होप यू हैवंट फॉरगॉटन दैट। ये आपको याद आ रहा है? ये क्या डिस्टेंस थी सर? ये थी 9/5। और अगर ये डिस्टेंस थी 9/5 है ना, तो C1 क्यू कितना है सर? सर आपने जब निकाला तो आपका C1 क्यू आ रहा है 9/5 है ना। C1 क्यू है 9/5 और MC1 आई नो इज 3। तो शैलाई से जो MQ होगा, MQ जो होगा वो कितना होगा सर? MC1 यानी 3 plus C1 क्यू विच इज 9/5। एंड इफ आई सिंप्लीफाई दिस फर्दर व्हाट डू आई गेट फाइनली? 5 और 3 15 है ना। 15 और 9 कितने होते हैं? आई थिंक 24 हो रहा है क्या? 24 15 और नहीं हाँ 15 और 5 और 4 9 है ना 24। तो यह जाता है 24/5। तो एम क्यू कितना आता है सर? एम क्यू आता है आपका 24/5। सो दिस इज गोइंग टू बी 24/5। कोई तकलीफ, आपत्ति, परेशानी, कोई भी बात भाई किसी भी स्टूडेंट को? सर अगर इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो क्या मिल रहा है? देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है ना। आप देख पा रहे हो क्या? ये 5 ऊपर चला जाएगा, 12 का 24 डबल हो जाएगा, तो ये 5/2 × 2 यानी 5/4 हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 5/4। तो ये जो रेशो आया है इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का वो कितना है सर? वो है 5/4। और 5/4 कोइंसिडेंटली मुझे वापस उसके सामने मिल गया। तो इस बार इन्होंने जो क्वेश्चन सेट करे वो कुछ ऐसे ही कर दिए कि सारे आंसर्स आपके सामने ही लिख दिए उन्होंने, है ना। तो आई थिंक इस बात से तो किसी स्टूडेंट को कोई आपत्ति नहीं कि अगर इसका एरिया जो आ रहा है इसका और इसका वो जो रेशो आ रहा है वो 5/4 यानी R ही आ रहा है ना। अब हम में से कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर P, Q और R तो मिल ही गए, मतलब 1 का P, सेकंड का Q और थर्ड का R। तो बेशक सी बात है अल्फ़ा की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, है ना। हमारा तो दिमाग ऐसे ही सोचता है, पर IIT JEE एडवांस्ड है, उसने आपके साथ खेल खेलने के लिए तीनों दे दिए। अब आपको गैस करना है और इसी से आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा कि अगर आप इस फोर्थ पार्ट को सॉल्व करके मुझे बता दें कि S, T और U में से कौन सी वैल्यू होगी। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मैं इस पार्ट को यहीं पर होल्ड करूंगा। इस पार्ट को मैं इसलिए होल्ड करूंगा क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा है पैराबोला, अभी आपने नहीं पढ़ा है पैराबोला। और अगर मैं इस पैराबोला वाले पार्ट को पढ़ाना भी चाहूँ और मैं उस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालूँ भी, तो जिस तरीके से मैं निकालूंगा, जैसे मैं निकालूंगा, जो सारी बातें मैं करूँगा वो आपको अभी फिलहाल इस स्टेज पर नहीं समझ आएगी। तो इस वाले पार्ट को, जो इसका आखिरी पार्ट है, इस वाले पार्ट को होल्ड पर रखते हैं और इस वाले पार्ट को, जो इस क्वेश्चन का ये वाला हिस्सा है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम किस पर बात करेंगे, जब हम बात करेंगे पैराबोला पर, तब हम बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। मेरा आप यकीन करिए, मेरा आप सच में यकीन करिए, हम बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हिंट चाहिए, फिर स्टिल वेरी क्यूरियस, वेरी इंक्विजिटिव कि नहीं सर हमें तो आप बता दो कि कैसे सोचना होगा, तो जिन स्टूडेंट्स को अगर पैराबोला पता है, जिन स्टूडेंट्स ने पैराबोला पढ़ रखा है, मैं उनको थोड़ी सी हिंट या आइडिया देने की कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। पहले तो ऐसे सोचो सर, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये किसकी कॉमन टेंजेंट है? सर ये C1 और C3 की कॉमन टेंजेंट है। अगर ये C1 और C3 की कॉमन टेंजेंट है तो कहना है इसे इक्वेशन होगी C1 - C3 = 0। एक तरीका तो आ जाएगा। एक मेरा तरीका, ये हमारे अकॉर्डिंग आ जाएगी बहुत आसानी से, क्योंकि C1 भी पता है, C3 भी पता है, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे निकल जाएगी। अब कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकल गई है तो आप बताओ, आपके पास पैराबोला होगा x² = 8α y। आपके पास पैराबोला क्या है सर? आपके पास पैराबोला है x² = what? 8α y। तो सर मैं इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा, मैं इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन कहूँगा। जैसा भी आपको लिखना लगे, जैसा भी आपको ठीक लगे लिख लीजिए, आप कोई सा भी तरीका ले लीजिए, आप पैरामेट्रिक फॉर्म ले लीजिए, जो ठीक लगे लिख लीजिए। ये तब समझ आएगा जब हम पैराबोला पढ़ चुके होंगे, इसलिए अब मैं इसके नीचे नहीं जाना चाह रहा कि इसके बाद क्या करना है। आप क्या करेंगे, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे और इस पैराबोला की टेंजेंट और इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन है ये सेम है। वो यही कह रहा है ना कि वो जो कॉमन टेंजेंट है, वो इसकी जो कॉमन टेंजेंट है वो वही उस पैराबोला की भी टेंजेंट है। तो मेरा ये कहना है अगर दो लाइन सेम है तो उनके एक्स, वाई और कांस्टेंट टर्म के जो रेशोज हैं, कोफिशिएंट्स के, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के कांस्टेंट टर्म का रेशो सेम होगा, तो उससे मैं उस लाइन की स्लोप
और उसके वो जो कांस्टेंट है उनमें रिलेशन निकाल पाऊंगा और उसके थ्रू मैं अल्फा तक आ जाऊंगा, और अल्फा के थ्रू फिर मैं फाइनल पार्ट भी मार्क कर दूंगा। बट चूंकि अभी आपने पैराबोला नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं ये पार्ट अभी डिस्कस आपसे बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। क्या अभी तक कोई भी डाउट, क्या अभी तक कोई भी परेशानी? और इस बेसिस पे जब हमसे आंसर्स पूछे जाएंगे तो आई थिंक मैं बहुत आसानी से मार्क कर दूंगा कि आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, है ना। सो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इनमें से कौन सा इकलौता करेक्ट कॉम्बिनेशन है जो है। तो मैं देख पा रहा हूँ सर 1 के लिए P था, 1 के लिए P नहीं दिख रहा है, 2 के लिए Q था, 2 के लिए Q, यानी शेलाई से सर आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा उसका आप सीधे सीधे मार्क करेंगे ऑप्शन सी। डू यू ऑल एग्री विद दैट? आई थिंक इसको लेकर तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ आई। इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़े तो हमारे पास फिर से वही बात पूछी जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना। तो अभी फोर्थ हमने सॉल्व किया नहीं है, तो फोर्थ को लेकर मेरा ओपिनियन बहुत सॉर्टेड है ना। सॉरी, इस बार वो पूछ रहा है ओनली इनकरेक्ट, है ना। पिछले बारे में क्या पूछा था, पिछली बार हमसे पूछा था ओनली करेक्ट, है ना। तो सर 1P तो सही था, तो ये गलत आंसर है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। थर्ड का R भी हमने निकाला था तो ये सही था, तो ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। और अब बस बात वही अटक रही है कि फोर्थ का S होगा या U, तो ये पार्ट हमने सॉल्व नहीं किया है, फोर्थ को हमने सॉल्व नहीं किया है, इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ और ये पार्ट हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आज के लेक्चर में जितनी भी बातें हमने डिस्कस की एक बहुत ही डिटेल्ड और अच्छे मैनर में आपको समझ आई। हम IIT JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं सर्कल्स चैप्टर के, और हमने मैट्रिक्स मैच टाइप कैटेगरी के क्वेश्चंस को भी कवर किया, और आने वाली कैटेगरी में हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करेंगे और उनको कवर करेंगे जो कि सर्कल्स चैप्टर से IIT JEE एडवांस्ड में पूछे गए हैं। ये कहाँ से चीज़ें हो रही हैं पूरी, ये ओवरऑल आपकी वो प्रोसेस या मैकेनिज्म है जो हम सिंगेज बुक के थ्रू कर रहे हैं। ये बुक आपको IIT JEE मेंस और एडवांस्ड की तैयारी करवाती है, 11th और 12th के मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर करते हुए। ये बुक एक्चुअली 5 बुक्स में डिवाइडेड है, ये पैकेज है सिंगेज मैथमेटिक्स का, जिसकी 5 किताबें हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक बुक को उठाते हैं, उसके हर एक चैप्टर को उठाते हैं, उसके हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं और उसमें दिए गए इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस को अच्छे से करते हैं। और आप देख ही रहे हैं हर चैप्टर के एंड में दिए गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। आप बड़ी आसानी से या तो चाहें तो हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com या फिर हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स या फिर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। आसान सा तरीका मैं कहूँगा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहीं इसी वीडियो पर जाइए, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको दिखाई देगा फुल वीडियो प्लेलिस्ट लिंक, फुल प्लेलिस्ट लिंक, और उसके आगे लिखा होगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, उसमें आसानी से आप चीज़ें देख पाएंगे और आसानी से चीज़ें आप समझ पाएंगे, और वहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में एक्सेसिबल रहेगी। हम डेली आपके लिए 2 लेक्चर्स रिलीज़ कर रहे हैं ताकि आपका टाइमली कोर्स और सिलेबस हम कंप्लीट करवा पाएँ, और इस तरीके से आपकी हर एक चीज़ प्लान की जा रही है। इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आप देख पाओगे कि आपने कहाँ तक चीज़ें कवर कर ली और कितने वीडियोस रिलीज़ हो चुके हैं, ताकि आप हमेशा सिंक में रहो, आपका बैकलॉग क्रिएट ना हो। और इसी तरीके से बहुत अच्छी मेटिकुलस, डिटेल्ड, थरो और कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग और तैयारी के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेजा जाएगा, ताकि आप कॉन्फिडेंटली हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ और एक अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक या एक अच्छा परसेंटाइल हासिल कर पाएँ। इसी मोटिव, इसी इंटेंट के साथ ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपको तैयारी कराते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई भी हमारा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं है, कोई भी पैसा आपसे कभी भी नहीं मांगा जाएगा। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गेट नोट्स लिंक पर क्लिक करके, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हर एक चीज़ आपके लिए की जा रही है, बस आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, नोट्स प्रॉपर्ली बनाने हैं, अटेंटिवली इन लेक्चर्स को देखना है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, और पूरे फोकस्ड मैनर में नोट्स के रिवीजन के साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाना है, खुद से सॉल्व करते जाना है खुद से। इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस क्वेश्चंस की कड़ी को कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखिए अपना स्टूडेंट्स। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच।